आप सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप वीडियो के शुरू में ही देख चुके हैं कि आज करंट अफेयर्स का वीडियो पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूं और आज भी बहुत सारे अच्छे टॉपिक की चर्चा आपके बीच में करूंगा। सबसे पहली बात मैं आपके लक्ष्य के प्रति करना चाहूंगा कि आपका जो लक्ष्य है, यदि आप सुबह उठकर अपने लक्ष्य के प्रति जरा भी आप उत्साहित नहीं है तो आप अपनी जिंदगी को काट रहे हैं, ना कि अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए जिंदगी जीना सीखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़िए। चलिए अब मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दुनिया जहां कोरोना से लड़ रही है, वहीं भारत कोरोना के साथ साथ प्राकृतिक आपदा अम्फान से, भारत सीमा विवाद, काला पानी विवाद से लड़ रहा है। फिर भी हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले काला पानी विवाद। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच एक सीमा विवाद है। आप जानते हैं काला पानी है क्या? तो काला पानी एक ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और तिब्बत, जो चीन के अंतर्गत आता है, की सीमा मिलती है। काला पानी, भारत काला पानी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है, जबकि नेपाल इसे धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। नेपाल के अनुसार 1816 के सुगौली के संधि के अनुसार काला पानी जो है उसके सीमा के अंतर्गत आता है, लेकिन भारत इसे अपनी सीमा मानता है। यह विवाद जब उत्पन्न हुआ जब 8 मई को राजनाथ सिंह ने यहां से लिपुलेख दर्रे तक एक रास्ते का उद्घाटन किया। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत के पास 3 रास्ते हैं। पहला सिक्किम, दूसरा नेपाल और तीसरा उत्तराखंड के रास्ते। तीसरे रास्तों की दूरी को कम करने के लिए सड़क का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये ऐसा विवाद क्यों हुआ। तो ये लिपुलेख दर्रे के पास सड़क जाने के कारण लिपुलेख दर्रे को भी कहा जाता है कि नेपाल अपनी संपत्ति मानता है, अपना जमीन मांगता है, लेकिन भारत लिपुलेख दर्रे को भी अपना मानता है। तो कहा जाता है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। सबसे बड़ी बात, इससे क्वेश्चन कहां से निकलता है कि काला पानी विवाद किस देश से संबंधित है? तो ये भारत और नेपाल के बीच संबंधित है। कि काला पानी विवाद ये जो स्थल है वो कहां है? तो उत्तराखंड में है। चलिए इसके बाद अब चर्चा करते हैं अम्फान चक्रवात। अम्फान चक्रवात क्या है? तो अम्फान चक्रवात एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो हाल ही के दिनों में बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अम्फान चक्रवात किस देश द्वारा नाम दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्फान चक्रवात थाईलैंड द्वारा नाम दिया गया। थाईलैंड, अम्फान चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? थाईलैंड के द्वारा। अब प्रश्न होता है चक्रवात किसे कहते हैं? तो चक्रवात बहुत ही निम्न दाब का ऐसा तंत्र जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती है, यानी इस तरह से कुंडली के रूप में ऐसे घूमती है, तो उसे चक्रवात कहा जाता है। या मौसम की इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। भारत में कहा जाता है चक्रवात मई, जून एवं अक्टूबर, नवंबर में उत्पन्न होता है। भारत में पश्चिमी घाट से ज्यादा पूर्वी तट में चक्रवात आते हैं। अभी मैंने बंदरगाह चैप्टर में बताया था कि पश्चिमी घाट में कौन कौन सा राज्य है? पूर्वी तट। जैसे पूर्वी तट में मैंने बताया था कि पूर्वी तट में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, उसके नीचे उड़ीसा। अभी इस चक्रवात से यही दोनों राज्य ज्यादा ग्रसित भी हुए, प्रभावित भी हुए। तो कहा जाता है कि पूर्वी तट में चक्रवात आने के कारण क्या है? तो कहा जाता है बंगाल की खाड़ी का सागर, ऐसे पहले इसको यह समझना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए 28 डिग्री तापमान आदर्श माना जाता है और बंगाल की खाड़ी की सागरीय सतह का तापमान भी कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। इस कारण उष्णकटिबंधीय सागरीय चक्रवात यहाँ ज्यादा आता है। बहुत सारे देशों में चक्रवात को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे टॉर्नेडो यूएसओ में, हरिकेन अटलांटिक महासागर में और टाइफून प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवात का नाम है। विशाखापत्तनम का आरएस वेंकटपुरम गांव जो हाल ही के दिनों में चर्चित रहा। क्यों चर्चित रहा? तो यहाँ एक एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री प्लांट है जहां स्टाइरिन गैस लीकेज के कारण 12 से 15 आदमी की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग क्या हुए? घायल भी हुए। ये स्टाइरिन गैस क्या है? प्रश्न ये आएगा कि हाल ही में जो विशाखापट्टनम की घटना हुई उसमें किस गैस का रिसाव हुआ? तो किस गैस का? स्टाइरिन गैस का। स्टाइरिन गैस का इस्तेमाल पेंट एवं टायर बनाने में किया जाता है।
और इस गैस का नर्वस सिस्टम पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इससे मुख्य क्वेश्चन यही आएंगे कि विशाखापट्टनम का आरएस वेंकटपुरम गांव जहां एक गैस लीकेज की घटना हुआ, उस गैस का नाम क्या है? तो क्या नाम है? स्टायरिन। स्टायरिन किस सिस्टम पर असर करता है? तो नर्वस सिस्टम पर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, डायमर भाषा बांध। डायमर भाषा बांध जो है वो सिंधु नदी पर स्थित बांध है, जिसे पाकिस्तान चाइना की मदद से बना रहा है, जिसकी ऊंचाई 272 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। ये प्रश्न यहां आ सकते हैं कि डायमर भाषा बांध किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर। कौन बना रहा है? पाकिस्तान। किसकी मदद से? चीन की मदद से। चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट। आपको तो पता है कि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य ना रहकर एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश रह गया। तो आपसे मेरा सवाल है, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। तो जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट आया। यह एक्ट 19 मई 2020 से लागू हुआ। इस एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश में एक सेक्शन जोड़ा गया जिसका नाम दिया गया 3A सेक्शन जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के निवासी होने की परिभाषा तय की गई है। इस डोमिसाइल एक्ट के तहत 15 दिन में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह, पहले क्या था कि स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र बनाना पड़ता था, अब उसकी जगह 15 दिन में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यानी अब स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह कौन सा सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा? डोमिसाइल सर्टिफिकेट। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आपका पूछेगा, कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष तक निवास कर चुका है, यानी जो जम्मू कश्मीर में 15 वर्ष रह चुका है, साथ ही साथ वह 10वीं या 12वीं की परीक्षा किसी संस्थान से पास कर चुका है, वो जम्मू कश्मीर का निवासी होने के लिए पात्र होगा। फिर से, कोई भी व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष रह चुका है? 15 वर्ष, और 10वीं और 12वीं की परीक्षा किसी भी संस्थान से पास कर चुका है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का निवासी होने के लिए वह पात्र होगा। इससे कौन कौन से लाभ होंगे? तो पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी, साथ ही साथ दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे। पहले क्या था नियम कि जो अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी करती है तो उसकी नागरिकता रहेगी, लेकिन अगर किसी भारत के किसी अन्य राज्य के नागरिक से कर लेती है तो उसकी नागरिकता चली जाती थी। जो अब इसमें दूसरे राज्य में शादी करने वाले महिलाओं के बच्चों को भी जोड़ा गया, यानी उन्हें भी डोमिसाइल माना जाएगा। अब बात करते हैं WAG 12 नंबर 627 की। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेक इन इंडिया के तहत 18 मई 2020 को 1200 हॉर्स पावर का सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन या उद्घाटन कर सकते हैं, ट्रायल किया गया। तो ये WAG 12 नंबर 60027 क्या है? तो एक 1200 हॉर्स पावर का ये क्या है? शक्तिशाली रेल इंजन है। अब सबसे बिहार वाले एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका निर्माण कहाँ किया गया? इसका निर्माण बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया। इसका निर्माण बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया। कहते हैं चर्चित व्यक्तियों के बारे में कि हाल के दिनों में कौन से व्यक्ति चर्चित रहे, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इरफान खान और ऋषि कपूर के बारे में। हाल ही में इन दोनों का निधन हुआ, जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के बहुत बड़े सितारे थे। तो इनसे क्या क्वेश्चन आ सकता है? इरफान खान किस बीमारी से ग्रसित थे? ये प्रश्न आ सकता है, जिनका हाल ही में निधन हुआ, या उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इरफान खान न्यूरो एंडोक्राइन बीमारी से ग्रसित थे। साथ ही साथ इरफान खान को पान सिंह तोमर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था और 2011 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। इनकी आखिरी फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई थी अंग्रेजी मीडियम। इतने बातों से इनका इरफान खान से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से नोट्स कर लीजिए। ये न्यूरो एंडोक्राइन बीमारी से ग्रसित थे। इनकी पान सिंह तोमर के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और 2011 में इन्हें पद्मश्री भी मिला था। ऋषि कपूर का उपनाम चिंटू था। इन्हें भी कैंसर के कारण इनका निधन हुआ। इनका निधन कैंसर के कारण हुआ। साथ ही साथ इनकी पुस्तक का नाम खुल्लम खुल्ला है। ये दो प्रश्न ये दोनों व्यक्ति से आ सकते हैं। अब बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की।
ये 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने और सबसे ज्यादा तक इजराइल के प्रधानमंत्री बनने का इन्होंने क्या है रिकॉर्ड भी बनाया। इनका संबंध लिकुड पार्टी से है। तो ये आपका ये प्रश्न आ सकता है कि 5वीं बार कौन बने हैं इजराइल के प्रधानमंत्री? बेंजामिन नेतन्याहू। अब बात करते हैं जो सबसे चर्चित मुद्दा है, सबसे चर्चित मुद्दा है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी हाल ही में फेसबुक में मेरे कुछ दोस्तों ने ये फेसबुक पे पोस्ट किया था कि डॉक्टर हर्षवर्धन WHO के नए अध्यक्ष बन गए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे वायरल, लेकिन आप इसे समझिए डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या बनाया गया है। आप एक बार इसे अच्छे समझिए और दूसरे को भी बताइए। WHO में एक कार्यकारी बोर्ड होता है जिसका काम होता है सिर्फ सलाह देना। तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, 22 मई 2020 को इन्हें WHO के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ये प्राय क्या होता है कि एक साल का पद होता है जो प्राय सदस्य देशों में क्या है बदलते रहता है। तो इनका कार्यकाल जो होगा ये 1 साल का होगा। ठीक है, वर्तमान में डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। जबकि अगर पूछा जाए WHO के महानिदेशक कौन है, तो WHO के महानिदेशक इथियोपिया के डॉटड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस है। अब बात करते हैं WHO क्या संगठन है, कैसा संगठन है, कैसे काम करता है। तो WHO का 2 शाखा है। एक जो होता है जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है हेल्थ असेंबली, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है कार्यकारी बोर्ड। यानी इसका 2 बोर्ड है। हेल्थ असेंबली ही सर्वोपरि बोर्ड है और सारे फैसले ही करता है। इसका जो बॉस होता है WHO का महानिदेशक होता है सारे। जबकि कार्यकारी बोर्ड क्या होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है सलाह देना होता है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो बने हैं वो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। अब WHO एक सवाल ये भी पूछता है WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। वर्तमान में WHO में 194 सदस्य हैं और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को ही। WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात करते हैं जो सबसे चर्चित व्यक्ति जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई, गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजालू चिंताला नबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। नबार्ड प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, नबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैंने आपके लिए लिख रखा है। नबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास कहा जाता है। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। साथ ही साथ नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और ये प्रश्न बराबर पूछा जाता है, नबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो नबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई। नबार्ड का कार्य क्या है, तो नबार्ड ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है। साथ ही साथ जितने भी सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उनका पर्यवेक्षण करता है। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उसके स्पॉन्सर्ड बैंक का पूंजी अनुपात कितना होता है? फिर से, ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्पॉन्सर्ड बैंक के पूंजी अनुपात कितना होता है, यानी कितने अनुपात में सभी का पूंजी लगा होता है ग्रामीण बैंक में। अब बात करते हैं रॉबर्ट अजीवेदो की। रॉबर्ट अजीवेदो जो WTO के प्रमुख थे, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। WTO जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO का मुख्यालय अभी मैंने बताया जेनेवा में है। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में बोला जाता है विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद अब कुछ रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। इस साल बहुत सारे रिपोर्ट आए, जैसे विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट, यानी सेना के मामले में कौन ज्यादा खर्च किया, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। उसके पहले थोड़ा सा 2 पॉइंट में देख लेता हूं। एक, मुस्तफा अल कादेमी, ये है जो ईरान के नए प्रधानमंत्री बने, इसलिए चर्चित व्यक्ति हैं। मुस्तफा अल कादेमी ईरान के नए प्रधानमंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, बहुत चर्चित, नूर क्या है? एग्जाम में आ सकता है आपका प्रश्न, नूर क्या है? तो नूर जो है वो ईरान द्वारा जारी किया गया पहला सैन्य उपग्रह है। ईरान द्वारा जारी किया गया पहला सैन्य उपग्रह, किसके द्वारा? ईरान द्वारा। और जो ये प्रधानमंत्री बने वो कहाँ के बने? इराक के। तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप लोग।
हाँ, अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्ति रिपोर्ट के अनुसार, यानी सर्वाधिक सेना पर या सैन्य सामग्री या सेना पर खर्च करने वाले देशों में अगर पहला नाम आता है तो वो पहला यूएसए का है, दूसरा चीन है और तीसरे नंबर पे भारत है। भारत अपनी कुल जीडीपी का 2.4% सैन्य खर्च पे करता है। अगर चौथे नंबर पूछा जाता है रूस और पांचवा सऊदी, लेकिन मुख्य रूप से आपका ज्यादा पूछ सकता है भारत की स्थिति कमी है तो तीसरी, और पहला कौन है? यूएसए। वर्तमान विश्व परिदृश्य को अगर हम देखते हैं तो अभी पूरे विश्व को सैन्य खर्च से कहीं ज्यादा स्वास्थ्य खर्च पे खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो सेना फिर क्या करेगी। इसलिए सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो सैन्य खर्च कम करके आप स्वास्थ्य पे खर्चा बढ़ाइए। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी आने वाले सभी एग्जामों में ये प्रश्न इससे निकलेगा, पूछा जाएगा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020। यानी यह रिपोर्ट बताता है कि कोई देश कितना खुश है, कोई देश कितना नाखुश है। तो चलिए बात करते हैं। यह रिपोर्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क जो एक अंतरराष्ट्रीय यूएनओ की एक संस्था है। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया, यानी 20 मार्च को हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। उसी के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी किया गया। 156 देशों की सूची में भारत का स्थान 144वां 144 है, जबकि अगर पिछले वर्ष 2019 से इसकी तुलना करते हैं तो पिछले वर्ष इसका स्थान 140 था। इस बार कितना हुआ? 144, यानी 4 स्थान हम ऊपर बढ़े हैं। पहले स्थान अगर प्रसन्नता के मामले में बात किया जाए तो पहला स्थान फिनलैंड है, लगातार तीसरा वर्ष सबसे ज्यादा खुशी वाला देश, सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोग किस देश में है? फिनलैंड। दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्विट्जरलैंड। यानी भारत की अगर स्थिति देखा जाए तो पिछले वर्ष की अपेक्षा हम लोग और क्या है कि भारत के लोग पिछले वर्ष की अपेक्षा और खुशी कम है। अगर अगले साल आएगा तो कोरोना के कारण तो पूरा वर्ल्ड ही दुख ही है, इसलिए अगर अगला साल क्या रिपोर्ट होता है ये देखते हैं। अगर पूछा जाएगा कि सबसे अप्रसन्न देश या अखुशी देश किसे दिया गया है तब उसका नाम आएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का दुनिया का सबसे अप्रसन्न देश बताया गया है। तो ये डाटा आप याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 2020 में क्या है? 144। पहला किसका है? फिनलैंड। मेरा आपसे प्रश्न है, फिनलैंड तथा डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में दें, फिनलैंड तथा डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। अब बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी प्रेस की स्वतंत्रता 2020। यह जो रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पे है। भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष 140वें स्थान पर है। अगर पहला स्थान बात किया जाए तो नॉर्वे जो लगातार चौथी बार है प्रेस इंडेक्स में, फ्रीडम इंडेक्स में, दूसरा फिनलैंड और तीसरा डेनमार्क। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हमेशा 3 मई को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कब मनाया था? 3 मई। और इस बार का थीम था, अभी मैं दिवस पर भी एक तुरंत अभी वीडियो बनाऊंगा। थीम दिवस, अभी जितने भी दिवस पूछे जा रहे हैं उसका ये पूछा जाता है बीपीएससी ये सब में, दरोगा में, कि इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था। तो इसका थीम था बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता, बिना डर या पक्षपात के पत्रकारिता। अब बात करते हैं 19वें एशियाई खेल के आधिकारिक शुभंकर के बारे में। कोई भी अगर कोई खेल होता है तो उसका एक शुभंकर या उसका एक लोगो जारी किया जाता है। जैसे 19वें एशियाई खेल 2022 में चीन के हांगझाऊ में होने वाला है, जिसका शुभंकर 3 रोबोट को बनाया गया है। 3 रोबोट जिसे सामूहिक रूप से हम स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जानते हैं। स्मार्ट ट्रिपलेट्स। प्रश्न पूछेगा 19वें एशियाई खेल का आधिकारिक शुभंकर कौन है? 3 रोबोट स्मार्ट ट्रिपलेट्स। होगा कहां? चीन के हांगझाऊ में। अब बात करते हैं 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम जो 21 जून को प्रस्तावित है, कहां होगा? तो ये जो होगा वह लेह लद्दाख की राजधानी में होगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 से हुई थी। दिनों में जीआई टैग से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैंने जीआई टैग के बारे में सारी जानकारी एक जगह इकट्ठी की है। प्रश्न है जीआई टैग है क्या? जैसे हाल ही में रसगुल्ला के लिए उड़ीसा और बंगाल में हुआ कि नहीं ये मेरा जीआई टैग होना चाहिए, ये उसका होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं जीआई टैग।
जैसे मान ली हम आपको बोलते हैं ठंडा मतलब, तो आप सीधे बोलते हैं कोका कोला। तो उसी तरह आपको जीआई टैग एक ऐसी उत्पाद बोल सकते हैं जो एक विशेष क्षेत्र में होता है। पहले चलिए, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जीआई एक ऐसा भौगोलिक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, यानी जो किसी एक खास जगह में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं लीची, तो आपको तुरंत बिहार का मुजफ्फरपुर याद आ जाता है, शाही लीची। केला हाजीपुर, रसगुल्ला कोलकाता। तो बहुत सारे ऐसे हैं जीआई टैग हैं। तो चलिए उसी की चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में सबसे चर्चित था काला चावल, जिसे चा खाओ, चा, ये प्रश्न आ भी चुका है, चा खाओ काला चावल किस राज्य का जीआई टैग है? तो ये किसका है? मणिपुर। यानी जो राज्य अपने विशेष उत्पाद के लिए जानी जाती है वो जीआई टैग करती है। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में, इकोनॉमिक्स में आप पेटेंट पढ़ते हैं कि हम पेटेंट इसका करवा लिए कि ये मेरा द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है। उसी तरह क्या होता है कृषि उत्पाद में जीआई टैग। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र का है, अल्फांसो आम महाराष्ट्र का है, सांगली हल्दी महाराष्ट्र का है, शाही लीची मुजफ्फरपुर, वायनाड रोबोस्टोका कॉफी केरल का है, कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक का है। ये तो एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है कई बार, रोबास्टिका एवं अरेबिका किसकी किस्म है? तो ये आपका किसकी किस्म है? कॉफी की किस्म है। मरयूर गुड़ केरल का है, कड़कनाथ मुर्गा एमपी का है, कतरनी चावल बिहार भागलपुर से है कतरनी चावल। मघी पान और जर्दालू आम, मघी पान के लिए तो हमारा शहर भी प्रसिद्ध है, जर्दालू आम ये दोनों बिहार से है। कुल्लू सौर हिमाचल प्रदेश, डिंडीकुल ताला तमिलनाडु, डिंडीकुल ताला तमिलनाडु। ऐसे अगर पूछा जाए ताला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है तो अलीगढ़। एक प्रश्न और, सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था 2004 में। सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2020 की। इस बार का पुलित्जर पुरस्कार 2020 में जम्मू कश्मीर के पत्रकार मुख्तार खान, डार यासीन और चन्नी आनंद को दिया गया। उन्होंने जब कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया तो उसके दौरान जब कश्मीर बंद हुआ तो उन्होंने उसकी कवरेज की और उस फोटो को पूरे वर्ल्ड मीडिया में पहुंचाया। इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया। पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। साथ ही साथ पुलित्जर पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1917 में हुई। इसकी इनाम राशि $15,000 है। बहुत इंपॉर्टेंट है पुलित्जर पुरस्कार। किस यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है? कोलंबिया विश्वविद्यालय। कई एग्जाम में पूछ चुका है। पत्रकारिता का नोबेल प्राइज किसे कहते हैं? तो पुलित्जर को। अगला, हीरो टू एनिमल अवार्ड्स 2020, बहुत इंपॉर्टेंट। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पेटा इंडिया द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। लॉकडाउन के दौरान नवीन पटनायक ने जितने भी जानवर हैं उन पशुओं के चारा के लिए 54 लाख रुपये सेंक्शन किया। इसी कारण पेटा ने इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। अब प्रश्न आता है बार बार, पेटा का फुल फॉर्म होता है क्या होता है? तो पेटा का फुल फॉर्म पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स होता है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। एक और प्रश्न, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो इंद्रधनुष 1 भी आया था जो देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। तो इंद्रधनुष 2.0 देश में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए दूसरा चरण है। तो ये था हमारा आज का करंट सेगमेंट। आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। जो नए वीडियो ये देख रहे हैं वो पहले मेरा वीडियो 1 करंट जाकर देखें, तब ये वीडियो पार्ट 2 देखें, तब उन्हें करंट की पूरी मतलब इस 2 महीने की पूरी टॉपिक मिल जाएगी। चलिए, इसी तरह आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए, और जो आपका लक्ष्य है उसे पाइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।